नंबर्स का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। एक ब्रीफ रिवीजन हमने पिछले जो लेक्चर में आपको सिखाया था, मेनली दो चीजें सिखाई थी। एक, कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का। दूसरे, कैसे हम एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ निकालते हैं। ऑलराइट, टुडे वी शैल रिविजिट द इरेशनल नंबर। आप लोगों को जो मैंने 9th के नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ाया था उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सो आपको बताया गया था कि एक नंबर, ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल। कब कहते हैं इरेशनल? if it cannot be written, if it cannot be written in the form p upon q, और p q क्या होने चाहिए? p q are integers, जैसा कि हमने कहा था z is a set of integers, so p comma q belongs to z and q should not be equal to 0. so कोई भी नंबर, इवेंचुअली कोई भी रियल नंबर में दो ही तरह के नंबर होते हैं, या तो वो रेशनल है या इरेशनल है। ऑलराइट, सो हम लोग क्या देख पा रहे हैं? मोस्ट ऑफ्टन यू मस्ट हैव सीन, जैसे कि इरेशनल नंबर क्या है, जैसे √2, √3, √5, isn't it? And in general are irrational. इन जनरल आप क्या कह सकते हो? इन जनरल आप कह सकते हो कि कोई भी √p where p is prime, √p is irrational where p is prime. करेक्ट? यस और नो? तो ऐसा कह सकते हैं। इवन हमने देखा कि पाई भी इरेशनल था, isn't it? तो इसी के बेस पे हम एक फंडामेंटल जो एक थ्योरम है उसी को आगे बढ़ा करके एक नए थ्योरम 1.2 को डिस्कस करते हैं। थ्योरम 1.2, एंड व्हाट इज दिस थ्योरम? लेट p बी ए प्राइम नंबर, लेट p बी ए प्राइम number. Okay, if p divides a square, if p divides a square, then p divides a, then p divides a, where a is a positive integer, where a is a positive integer, पॉजिटिव इंटीजर। ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम को थोड़ा, इसको प्रूफ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते हैं, किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो कोई भी नंबर a है तो उसको कैसे लिखेंगे? p1, p2, p3 एंड सो ऑन, और लास्ट में फिर क्या लिखें? pn। और p1, p2, p3 क्या है? ये सब ये प्राइम्स हैं, राइट? अब मान लो मुझे उसका a स्क्वायर करना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं पूरा का जो पूरा नंबर है इसको ऐसे ही p1, p2, p3 एंड pn, और फिर से एक बार ऐसे ही लिखूंगा p1, p2, p3 एंड सो ऑन, और कहाँ तक? pn तक। सो दो बार लिख दिया हमने। अभी अपन इसको क्या लिख सकते हैं? अभी आप देखिए, इसको पेयरिंग कर सकते हैं। p1 को p1 के साथ लिखो, p1 p1, ओके, एंड देन p2
विद P2 एंड इस तरह से हम Pn को Pn के साथ लिख सकते हैं। तो क्या मिला मुझे? P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड Pn स्क्वायर, यही मिला। ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि भाई P जो है वो हमने को थ्योरम में क्या लिखा है? P डिवाइड्स ए स्क्वायर। सो कोई भी नंबर P आप यहां पे कंसीडर करिए। तो क्या कंसीडर करें? फंडामेंटल थ्योरम जो अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने क्या सीखा था? आप ध्यान से इसको थोड़ा सा देखें यहाँ पे। तो हमने सीखा था कि सपोज हमने क्या कहा, वी आर गिवन P डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि P is one of the prime factors of a square. It implies P is one of the prime factor of a square. कोई भी चीज किसी भी दूसरे नंबर से तभी डिवाइड होती है जब वो उसका फैक्टर होता है, करेक्ट? लेकिन जो यूनिकनेस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, उसमें हमारे पास क्या है? जो प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर के, वो क्या है? P1, P2, P3, Pn। इसका मतलब ये हुआ कि जो P है ये इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि भाई ए स्क्वायर शुड बी P1, P2, P3 एंड इन बिटवीन कुछ ना कुछ कोई एक नंबर P होना चाहिए, एंड देन इट शुड बी सम Pn, एंड देन फिर से हम इसी को ऐसे ही लिखेंगे P1, P2, P3 एंड बीच में कोई नंबर P होगा, उसके बाद Pn होगा, राइट? दैट मीन्स if P divides A square, definitely P divides A, isn't it? So we can clearly say that if P divides A square, it implies P divides A also. ये important aspect हो गया। तो ये इसका लॉजिकल प्रूफ है। इसको हम यूज करेंगे, इस थ्योरम को हम यूज करेंगे किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ये लेते हैं हम, लेट अस से एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ऐसा हम एक ये लेके चलते हैं, ठीक है? तो अब इसको स्टेप्स में कैसे लिखें? लेट अस से वी बिगिन आवर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग देखते हैं, हम लिखते हैं कि चलो भाई इसको हम थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। हम अज्यूम करते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं इसको, प्रूफ थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन। सो हम अज्यूम करते हैं लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। सबसे पहले आप क्या कह रहे हो कि भाई हम ये अज्यूम करते हैं कि ये √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो इसको इस टाइप से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसको हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू R अपॉन S। ओके, सो हम कह सकते हैं R और S क्या है? ये कोई भी हमारे कोई इंटीजर वैल्यूज हैं।
ओके, एंड s इज नॉट इक्वल टू 0। एक बात और हम एज्यूम करके चलते हैं कि r और s में कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। ओके, तो जब कॉमन फैक्टर होगा तो जैसे मान लो अभी हम ये कह सकते हैं कि भाई r में कोई एक कॉमन फैक्टर लेट अस से कोई कॉमन फैक्टर x है दोनों में, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट अस से r अपॉन s इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई x। लेट अस से x कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन b लिख सकते हैं r अपॉन s को, और a अपॉन a और b क्या होगा, प्योरली एक प्राइम फैक्टर होगा। ओके, तो हम इसको क्या कहेंगे, दैट रूट टू कैन बी रिटन एज a upon b after removing the common factor in r and s। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहां पे ऑब्वियसली हम अगेन वी विल राइट a and b क्या है, r को प्राइम। जब कॉमन फैक्टर रिमूव कर दिया तो कि a और b क्या हो गए, को प्राइम। ऑल्सो a कॉमा b बिलोंग्स टू z, माने इंटीजर है, एंड b नॉट इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करें, ऑब्वियसली व्हाट विल आई गेट, हमको यहाँ पे मिलेगा b अंडर रूट टू इक्वल टू a। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा b अंडर रूट टू इक्वल टू a। देन इसको थोड़ा सा स्क्वायरिंग करके देखो, यहाँ लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स it implies what, let us write down, 2 divides a square, 2 is a factor, so and 2 divides a square means what, 2 divides a as well, right? This is using our theorem, just now we have done a theorem, isn't it, theorem 1.2, so we can write here reference theorem 1.2. okay, now 2 divides a, it means what, a can be written as 2 multiplied by c, isn't it, where c is some integer, फैक्टर है तो ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इट मीन्स व्हाट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2c होल स्क्वायर, यस और नो, विच मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, विच मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, isn't it? So 2 is a factor here, so that means हम क्या कह सकते हैं, 2 divides b square, 2 divides b square, what does that mean, it means 2 divides b, again theorem 1.2 reference। ओके, अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 divides a as well as 2 divides b। let us highlight this aspect which is very important। हमारा जो assumption है उससे ये एक aspect निकल के आ रहा है कि 2 divides a and 2 divides b। now what does that mean, that means a and b have at least 2 as a common factor, a and b has 2 as a common factor, ऐसा हमारा इन्वेस्टिगेशन कहता है, करेक्ट।
बट हमने तो ऑलरेडी पहले से ही निकाल दिया था। हमने क्या कहा था, ए एंड बी आर को प्राइम, बट वी नो दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो हमारा किस निष्कर्ष पे या किस हमने लॉजिकल कंक्लूजन पे हम निकलते हैं कि हमारा जो एजम्पशन था कि भाई रूट टू शुड बी ए रूट टू, जो एजम्पशन था हमारा रूट टू का कि रूट टू इज ए रेशनल नंबर, दैट वाज नॉट ट्रू as we have discussed just now. That means our assumption was incorrect. So if a number is not rational, it is irrational. Okay, so we can say that hence our assumption that root 2 is rational was incorrect. Therefore we conclude that root 2 is irrational. ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो किसी भी नंबर को आप इस तरह से इरेशनल प्रूव कर सकते, किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ इस तरह से हम कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक yet another क्वेश्चन लेते हैं। show that 5 minus root 3 is irrational. Okay, let us go for the solution. Okay, so again हम सेम ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। when we write let us assume that 5 minus root 3 is equal to a upon b, so again हम लोग without going into any further detail we will write, since 5 minus root 3 हम लोगों ने assume किया that it is a rational, यहीं पे लिख देते हैं हम इसको, assume that is rational. obviously rational है तो हम क्या लिखेंगे इसको, a upon b लिखेंगे, एंड यहाँ लिख दीजिए a, b belongs to z and b not equal to 0. also लिख दीजिए a and b are co-prime. ठीक है, now what do we conclude? We can easily write 5 minus a upon b equal to root 3. okay, now this means that 5b minus a upon b is root 3. correct? अब रूट 3 इज एन इरेशनल, ये हम पहले की तरह से ही प्रूव कर सकते हैं जिस तरह से हमने रूट 2 को प्रूव किया था। सो वी नो, हम क्या लिख सकते हैं, 5b माइनस a अपॉन b इज रेशनल, बट रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है कि नहीं? It can be proved similar to what we have proved for root 2, exactly same way.
So what is the conclusion? It means there is a contradiction. So it contradicts the very fact that root 3 is irrational. So contradiction क्यों आया? Because of our incorrect assumption. Therefore our conclusion, therefore we conclude that 5 minus root 3 is irrational. Okay. Exactly same way we can do a lot more questions. Okay. जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं. Show that 3 root 2 is irrational. तो हम क्या करें? हम कहते हैं कि भाई let 3 root 2 is rational. Contrary हम मान लेते हैं, such that 3 root 2 equal to a upon b. Write a comma b are belong to integers and b not equal to 0, and a and b are coprime. So what do we get? Root 2 equal to a upon 3b. Now a upon 3b is rational, but root 2 is irrational, isn't it? So it is a contradiction. So this is a contradiction, and the contradiction has arisen due to our wrong assumption. Therefore we conclude that 3 root 2 is irrational. Okay, so we conclude this lecture here with the fact that we have taught you how to prove that so and so number is irrational through the method of contradiction. Let us I am sure that you must have learned this process. In the next lecture we will do more advanced level problems. I hope you like our channel. Please like and share and subscribe to our channel. We will meet you in the next topic. Till then, thank you, and we will meet again.